गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है एंड कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस इस कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। दोनों की स्ट्रक्चर क्या होता है, फीचर्स क्या होता है एंड द पर्पस क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास 11। देयर इज अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जो हमने किया था, दैट वाज द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर और अकाउंटिंग प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड receipt and payment account and income and expenditure account. These two accounts are the main account of not-for-profit organizations, and after that there is a balance sheet वो मैं separately discuss करूँगा. That is a common factor for the not-for-profit organizations as well as the profit organizations. Balance sheet format is same, तो बाद में discuss कर रहा हूँ। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने यहाँ पे दो फॉर्मेट दिया। फॉर्मेट इज ऑलरेडी सेंड टू यू इन द पीडीएफ फाइल, उसको ओपन करो एंड देन चेक इट आउट। फॉर्मेट में मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट दे दिया। फॉर्मेट पहले डिस्कस करता हूँ कि कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग, इट इज अ कैश बुक, सिंपली इट इज अ कैश बुक। देखो मैंने यहाँ पे लिखा रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के मीनिंग क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड that is the 31st March the year, that means year closing, April to March की year closing की year closing में receipt and payment account बनाया जाता है। First concept. Second concept, the receipt and payment account is a same as cash book. It is a cash book or it is a asset account, you may say. Third concept, receipt and payment account, it is a cash basis accounting, not the accrual basis of accounting. Very important point. It is a cash basis accounting. That means cash received today. आज मंडे, संडे का पैसे आ रहा है। संडे में कुछ पैसे मेरे को मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं था, आज देके जा रहा है। मैं इस बुक में एंट्री ले लूंगा। आज कोई कस्टमर आया, बोल रहा है कि वेडनेसडे के लिए, मतलब फ्यूचर पेमेंट कर रहा है। आज मैं आज के अकाउंटिंग में इसको शो करूंगा। दिस इज द कैश बेसिस अकाउंटिंग। अगर भूल गया तो क्लास 11 की बुक में जाकर एक बार चेक करो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ कंप्लीटली कैश बुक, इट इज अ कैश बेसिस अकाउंटिंग। आप यहां पे एक चीज ध्यान दे दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, डेबिट साइड इज द रिसीट साइड एंड द क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड। डेबिट साइड में स्टार्ट होगा बीडी, दैट मींस ओपनिंग कैश and opening bank लेके, ध्यान रखना। The receipt and payment account start with the balance of cash, opening cash and opening bank, and it should be closed with the help of or with the balance of cash and bank. If it is a positive, positive will be arrived in debit side opening and positive will be arrived in credit side closing. And if it is a negative, that is a typical question. क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। कैश बुक माइट बी नेगेटिव, बैंक तो नेगेटिव हो ही सकता है। तो अगर नेगेटिव हो गया तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, ओवरड्राफ्ट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, एंड डेबिट साइड में नीचे बाई बैलेंस सीडी, ओवरड्राफ्ट, cash balance and bank balance. This is the point you have to remember in your mind when we are doing the not for profit organizations accounts part. Clear? Alternate. Income and expenditure account. Income and expenditure account for the year ended same जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था क्लास 11 में, उसी को हम लोग यहाँ पे सेम फॉर्मेट में, सेम concept is the same, feature is also the same, खाली heading change हो रहा है। income and expenditure account for the year ended ... that means the year. Debit side is my expenditure, just check it out for the 11th profit and loss। देखो डेबिट साइड में हम लोग expenses लेते थे and credit साइड में हम लोग income लेते थे।
all losses and expenses will arrive in the debit side and all income and gains are arrived in the credit side. वहां पे क्या होता था, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट का क्रेडिट साइड में ले जाते थे, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट करके डेप्रिसिएशन करके हम लोग उसको प्लस माइनस करके प्रॉफिट और लॉस निकलते थे. नाउ हियर आइदर इट इज सरप्लस, इनकम ज्यादा हुआ, एक्सपेंस कम हुआ, द बैलेंस विल बी अराइव्ड दिस साइड विल बी कॉल्ड एज अ सरप्लस. ऑल्टरनेट, अगर लॉसेस और एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ, इनकम कम हुआ, तो देयर इज ए balance negative is called the deficit. So that is why instead of profit or loss in NPO or income and expenditure account, we will write surplus balance is a debit. यहाँ पे प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट के बदले लिखेंगे सरप्लस, एंड क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस, एंड क्रेडिट साइड में अगर आया तो बाय deficit. These are the main purpose or main difference in between the profit and loss account and the income and expenditure account. एक summary मिल गया तुम लोग. Now come to the point of this format. Receipt and payment account. देखो PDF फाइल में मैंने स्टार्ट किया टू बैलेंस BD, क्लोज किया बाय बैलेंस CD. उसके बाद नेक्स्ट रेवेन्यू रिसीप्ट, ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट. नाउ द पॉइंट टू बी चेक्ड, क्या क्या रेवेन्यू रिसीप्ट होता है. गो थ्रू द पीडीएफ फाइल. पीडीएफ फाइल में जाके देखो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है. जस्ट आई एम रीडिंग विद द बुक्स. पीडीएफ फाइल में आप लोग देख लो, सब्सक्रिप्शन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम, दैट मीन द मेन रिसीप्ट, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रिसीप्ट अमाउंट इज द सब्सक्रिप्शन. देखो वहां पे सब्सक्रिप्शन हेडिंग में दे रखा है, नीचे दिया प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर. नाउ द पॉइंट, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज करंट ईयर एंड व्हाट इज नेक्स्ट ईयर. मैं यहाँ पे सिंपली एक ईयर मेंशन कर रहा हूं, इसी में तुम लोग पता चल जाएगा. प्रीवियस ईयर मीन्स 2019-20, करंट ईयर मीन्स 2021 we are in existing, and the next year is 2021-22. Hope it is clear. So previous years PY is the last year, current year, existing year, and the next year means the future years, the coming years. So this is very conscious part of not for प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज यहाँ पे जितना भी एडजस्टमेंट होगा 3 साल के ऊपर एडजस्टमेंट लेंगे. करंट ईयर को हमें यहाँ पे लेना है, प्रीवियस ईयर्स को डिलीट करना है, मतलब माइनस कर देना है. नेक्स्ट ईयर को भी हम लोग माइनस कर देंगे, खाली करंट ईयर की बैलेंस, बिकॉज वी आर राइटिंग द ईयर एंडिंग 2021. मतलब 2021 2020 से लेके 2021 तक की जो रिसीट एंड पेमेंट होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे. एक साल में मेरा पास कितना पैसा आ रहा है, वो पैसा आज का हो सकता है, यस्टरडे का हो सकता है, एंड टुमारो का भी हो सकता है. कंसेप्ट इन योर माइंड, इसको क्लियर करना. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आज जो मेरा पास पैसा आएगा, टुडे इज मंडे, संडे का पैसा आएगा मैं आज की इनकम में दिखाऊंगा, वेडनेसडे का पैसा आ गया मैं आज की इनकम में दिखाऊंगा. बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली द ईयर मींस 2020 2021 2020 से लेकर 2021 की जो पैसा होगा उसका खाली मैं यहाँ पे शिफ्ट कराऊंगा. बाकी जो पिछले साल की पैसा माइनस कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर की पैसा माइनस कर दूंगा. मैं एग्जांपल शो कर दूंगा कैसे इसमें इसको कन्वर्ट किया जाता है रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नाउ कम टू दी फॉर्मेट. फर्स्ट इनकम ग्रुप में सब्सक्रिप्शन, देखो वहां पे लिखा है प्रीवियस ईयर्स, करंट ईयर्स एंड नेक्स्ट ईयर. उसके बाद देखो क्या क्या रिसीट होता है इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में. आइटम वाइज, हेड वाइज मैं रीड कर रहा हूं. एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन, जनरल एक्सपेंसेस और जनरल ग्रांट,
डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम शोज। शो मतलब चैरिटी शो, कोई भी क्लब चैरिटी शो कर सकता है, उसमें कुछ टिकट सेल किया, उसके थ्रू जो इनकम हुआ, दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम शो। उसके बाद दे रहा है कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डोनर। एनुअल डोनर मीन्स एनुअल सब्सक्रिप्शन में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, डोनेशन दिया जाता है, लमसम अमाउंट को डोनेशन मिलता है, कॉर्पोरेट सेक्टर से मिलता है, कोई और भी कहीं से मिला, गवर्नमेंट से डोनेशन मिला, तो वो सारे रिसीप्ट साइड में आएगा। दीज आर ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सन्ट्री और द मिसलेनियस रिसीप्ट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हर क्लब में, हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में, जहां पे भी जो हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्लैरिफिकेशन दिया, हर जगह न्यूज़पेपर आता है, उसको सेल करेंगे तो कुछ तो इनकम होगा। दैट इनकम इज टू बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू इनकम, वो हम लोग इस साइड में लेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज द कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट भी तो हो सकता है रेवेन्यू रिसीप्ट। द रेवेन्यू मतलब जो रिसीप्ट बार बार, मैंने रेवेन्यू रिसीप्ट की एक डेफिनेशन दिया था, द रिकरिंग रिसीप्ट ऑफ एनी अमाउंट इज कॉल्ड द रेवेन्यू, एंड द कैपिटल रिसीप्ट इज द सिंगल और वन टाइम रिसीप्ट इज कॉल्ड द कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट में देखो क्या क्या बोल रहा है, डोनेशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल सब्सक्रिप्शंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज। लेगेसीज मैं डिक्लेयर करूंगा क्या चीज है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिसीप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड, जैसे टूर्नामेंट फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। नाउ द पॉइंट, मैंने एक चीज डिस्कस किया था क्लास 11 में, दैट इज अ donation. There is a two type of donation. One is the specific donation and is the general donation. Specific donation क्या होगा, specify मैंने बोल दिया, मैंने किसी मंदिर में जाके पैसे दिया मंदिर फंड में उनकी मेंबर्स को, एंड मेंशन कर दिया कि ये जब आपके मंदिर में कलरिंग होगा, पेंटिंग होगा, उसके लिए आप इस पैसे को यूज करेंगे, दैट इज ए स्पेसिफिक फंड डोनेशन। और मैंने ऐसे ही किया, मंदिर में दान पेटी में जाके पैसे डाल दिया, या 10,000 रुपीज ऐसे दे हैंड ओवर कर दिया, मनी रिसीट काट के लेके आया क्योंकि उसका बेनिफिट मेरे को टैक्स में मिलेगा, तो दैट मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि उस पैसे को किस हिसाब से यूज करो, तो दैट इज ए जनरल डोनेशन। उस पैसे पुरोहित की रेम्यूनरेशन के लिए यूज कर सकता है, सफाई वाले की रेम्यूनरेशन के लिए यूज कर सकता है, डेली फूल पर खरीदने हो रहा है, डेली जो प्रसाद चढ़ता है उनको लिए यूज कर सकता है। तो एनी इवेंट दैट इज नॉट एनी स्पेसिफिक, व्हेन आई मेंशन कि दिस मनी इज फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, देन इट इज अ स्पेसिफिक, तो वो कन्वर्ट हो जाता है लाइब्रेरीज में। क्योंकि फिर क्या करेंगे मेंबर्स, क्या करेंगे, उस पैसे को अलग से करके रखेंगे। मैंने किसी को डोनेशन दे दिया, किसी को बोले जब लंगर होगा, जब आप भंडारा लगाएंगे तब भी आप इस पैसे को खर्चा करेंगे, तब क्या करता है मेंबर्स उस पैसे को सेपरेटली, मतलब उस फंड को, पैसे को सेपरेटली बैंक में डाल के रहेगा। जिस दिन भंडारा होगा उस पैसे को, मतलब उतना पैसा वहां से निकाल के उस पर खर्चा करेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन एंड द जनरल डोनेशन। और एक पॉइंट यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग क्लब में ज्वाइन करते, लाइब्रेरी में ज्वाइन करते, तो वहां पे एक सब्सक्रिप्शन देने पड़ता है पर मंथ के हिसाब से। तो तुम सब्सक्रिप्शन देते रहो, वाइमसीए क्लब में चले जाओ, हैरिंगटन क्लब में चले जाओ, वेनस क्लब में चले जाओ, जो भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब है, मेंबर बनने के लिए यू हैव टू पे सम सब्सक्रिप्शंस, एनुअल फीस आल्सो। बट लाइफ मेंबरशिप फीस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, यू गिव ए लमसम अमाउंट, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपने उसको दे दिया, बट यू हैव नॉट टू बी पेड द मंथली मेंबरशिप फीस। आपने 10 लाख उनको दे दिया, आप रख लो पैसे को, जब तक मैं आऊंगा, that is I am free to use for all the club amenities, instrument, cafeteria, etc. जो भी वहाँ पे क्लब में फैसिलिटीज दे रहा है। लायंस क्लब में चले जाओ, रिलायंस क्लब में चले जाओ, फैसिलिटीज आर गिवन। लाइब्रेरी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, छोटा मोटा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, कैफेटेरिया में जाके आप खाना खा सकते हो, मीट कर सकते हो, फ्री हो जाएगा, जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम कर सकते हो, स्विमिंग में जाके, स्विमिंग पूल में जाके आप स्विमिंग कर सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, जो भी है, जो भी वहाँ पे एमिनिटीज उन्होंने फैसिलिटी देने का, यू कैन परमिटेड फॉर ऑल इफ यू पे ए लमसम अमाउंट फॉर द लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस तब तक वो मेंबर अपने लाइब्रेरीज में रख देगा जब तक वो मेंबर आते जाएगा। जिस दिन वो मेंबर एक्सपायर हो जाएगा या छोड़ के चला जाएगा, देन उस पैसे को रेवेन्यू में कन्वर्ट करेगा, रेवेन्यू रिसीव करके, एंड
बैलेंस शीट से हट के उसको इनकम में ट्रांसफर कर देता है प्रोपोर्शनल रेशियो बेसिस में। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ वन टाइम फीस, इट इज ए लायबिलिटी, ध्यान रखना। एंड देयर इज अनदर पॉइंट, लेगेसीज। Legacies means it is the donation, it is a donation given or something else in writing, donations in writing, it is a will, तो बोल सकते हो जो will करके जाते हैं हम लोग after expiry, my properties and everything goes to my son, goes to my daughter, whatever it is called the legacies. The legacies means it is a donations at will. The definition अगर पढ़ोगे बुक में मैं डिफाइन कर दूंगा बाद में और भी elaborate process में। The legacies is nothing, it is a donation at will, nothing else. It is a liability also. ध्यान रखना इस बात की। So this side is the first BD, then the revenue receipt, then capital receipt, and उसके बाद तो ये opposite आकर डिडक्शन होगा, ओवरड्राफ्ट की बैलेंस शीट इधर आता है। Now come to this credit side, रेवेन्यू पेमेंट। जैसे रेवेन्यू रिसीट होता है सेम वे में रेवेन्यू पेमेंट भी होगा। पीडीएफ फाइल में ओपन करो, देखो पेमेंट में क्या बोला है, पोस्टेज एंड एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू पेमेंट जो बार बार एक्सपेंसेस होता है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। रेवेन्यू मींस इज ए मोर देन वन टाइम्स, आइदर इट इज ए रिसीट और इट इज ए पेमेंट। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पोस्टेज एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन शोज, जैसे हमने वहां पे दिखाया था शो में टिकट बेचा तो मेरा इनकम हुआ, शो में तो कुछ खर्चा भी होगा, वो खर्चा का हम लोग पेमेंट साइड में दिखा देंगे। इस साइड में रेवेन्यू पेमेंट। पेमेंट आप लोग सोच रहे हो पेमेंट क्या हो सकता है, हमने वहां पे 5-6 गार्ड लगाया मेंटेनेंस करने के लिए, लाइटिंग एक्सपेंसेस करने के लिए, वॉलंटियर्स लगाया, उनकी पेमेंट जो होगा रेवेन्यू पेमेंट के थ्रू। तो शो से जो इनकम होगा उसी से इनकम से पेमेंट करके शो को बैलेंसिंग करके एक साथ क्लास आएगा जो नंबर मेरा यहाँ पे आ जाता है। तो बेटर है कि इनकम को इनकम साइड में दे दो, एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड दे दो, ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाएगा। जब सम कराऊंगा और भी इजी लगेगा। अब जस्ट मैं रीड आउट कर रहा हूँ। इंश्योरेंस का प्रीमियम का खर्चा, दैट इज माई रेवेन्यू। मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंसेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ऑडिट फीस पता ही है, अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए चार्टर्ड अकाउंट से एक वेरिफिकेशन लिया जाता है, सर्टिफिकेट लिया जाता है, इस कॉल्ड द ऑडिट फीस। उसके बाद प्रोसेस और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेक्रेटरी टू द ऑनरोरियम, न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन एक्सेट्रा एक्सपेंसेस। नाउ वन पॉइंट इज सेक्रेटरी ऑनरोरियम। व्हाट इज सेक्रेटरी ऑनरोरियम? सेक्रेटरी ऑनरोरियम मींस, देखो पेमेंट साइड में ऑनरोरियम मींस रिस्पेक्ट। किसी एक वीआईपी को हमने अपने क्लब में बुलाया, किसी एक एनुअल डे फंक्शन में या कोई स्पेशल डे में, तो वो जो वीआईपी आ रहा है उसकी जो वैल्यू होता है वो वैल्यू को हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम लोग मतलब क्लब प्रोवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। तो उनको ऑनर, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुके दे देते, फ्लावर बुके दे देते, या शॉल दे देते ठंड के मौसम में, या एनीथिंग एक क्या बोलते हैं उसको, पैम्पलेट दे देते उनको, कुछ भी, मतलब उनकी एक रिस्पेक्ट, 2 फूल दे दिया, दैट इज ऑनर। गार्डनिंग कर देते हैं उनको, दैट इज ऑनर। तो वो दैट इज द नेम इज सेक्रेटरी ऑनरोरियम, ध्यान रखना इस बात की। उसके बाद आ रहा है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्सपेंसेस। हमने जैसे रिसीट में मैगजीन को सेल करके कुछ पैसे ले रहा हूं, तो जब मैगजीन परचेस करते उसमें खर्चा भी कहीं पे आएगा, तो दैट इज द रेवेन्यू पेमेंट। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट क्या होता है? कैपिटल पेमेंट में देखो क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, आइडिया इज क्लियर। फिक्स एसेट परचेज किया, कैश बुक में माइनस होगा, मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैंने होम परचेज किया, मैंने हाउस परचेज किया, मैंने कार परचेज किया, मैंने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, एयर कंडीशन मशीन परचेज किया, ऑल आर पुट हियर आई बिल हियर। तो दिस इज द कैश बुक, ये ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे रेवेन्यू एज वेल एज द कैपिटल, बोथ एंट्रीज आर अराइविंग, बट इन केस ऑफ इनकम एंड expenditure account, only the revenue expenses and only the revenue incomes will be arrived. This is the main difference of the receipt and payment account and income and expenditure account. तो capital payment में एक तो आ जाएगा purchase of fixed asset, investment किया हमने, investment return हो गया, capital पहले जाता है, फिर income करके लेके आता है। Then books, club और library में एक library, club में भी library होता है, और book खरीद रहे हैं तो that is their asset. Chair, furniture, television, CCTVs, all are asset. And then the loan अगर repayment किया, that is my asset. Loan किया, मैंने revenue income and loan payment किया, is revenue और capital payment. And then the balance sheet और closing balance, उसके बाद क्या हो जाएगा, balance sheet, closing balance, opening balance में opening cash, opening bank,
एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग बैंक, मतलब इतना था प्लस आया माइनस हुआ क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू टैली बोथ साइड। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसको ढंग से देखो, वहां पे मैंने क्या बोला, रेवेन्यू रिसीव एंड कैपिटल रिसीव बोथ विल बी अराइव, revenue payment and capital payment both will be arrived in the receipt and payment account, but in income and expenditure account only they all losses and expenses revenue nature, and all income and gains in revenue nature will be arrived. expenditure side में expenses and losses will be arrived revenue nature जो बार बार खर्चा होता है, and income side में all income and gains in revenue nature। एक एग्जांपल दे रहा हूं रेवेन्यू नेचर ऑफ इनकम में, जैसे इंटरेस्ट एवरी डेज मिल रहा है मेरे को, बैंक हमें क्वार्टरली दे देता है, हाफली दे देता है, ईयरली दे देता है, बट इट इज ए रेगुलर इनकम। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस, रेंट दे रहा हूं, एवरी मंथ रेंट इज गोइंग ऑन, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज गोइंग ऑन, बट यहाँ पे खाली रेवेन्यू नेचर ऑफ और एक्सपेंसेस आएगा, रेवेन्यू नेचर ऑफ इनकम। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे हमने एसेट परचेज किया था, कैपिटल पेमेंट एसेट फिक्स एसेट परचेज किया, वो इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, फिक्स एसेट सेल की एंट्री यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो खाली रेवेन्यू नेचर आप देखो, पीडीएफ फाइल में मैंने आज ही भेजा, उसमें देखो द नेचर ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग विद द सरप्लस, सैलरी इज द रेवेन्यू, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस एवरी मंथ इज पेइंग। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोला है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेस द प्रीपेड फॉर द एंड एट द prepaid in the beginning less outstanding at the beginning। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, बाकी इस पॉइंट का भी अवॉइड करो। खाली ये देख लो यहाँ पे क्या हेडिंग आ रहा है, ऑल एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर दैट इज सैलरी, उसके नीचे आ जाओ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरोरियम चार्जेस, बैंक चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी एंड मेडिसिन, consultancy, etc., electricity and water, conveyance and traveling, sundry to the miscellaneous expenses, rent, rates and taxes, depreciation on fixed asset, loss on sale of fixed asset. These are all revenue nature of expenses. थोड़ा सा याद करके देखो, लेवल में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लेते थे, तो सेम एंट्रीज विल बी अराइव्ड हियर। खाली इसमें मेरे को करंट ईयर को लेना है, प्रीवियस ईयर विल बी माइनस एंड नेक्स्ट ईयर विल बी माइनस। ये ध्यान रखोगे जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे। वेरी इजी, नॉट नथिंग, इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। व्हेन वी विल कम टू द प्रॉब्लम और सम करेंगे तब देखोगे क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द इनकम साइड। इनकम साइड में क्या क्या आ रहा है, सब्सक्रिप्शंस इज द मेन पार्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकम। सब्सक्रिप्शंस मीन जो डोनेशन सब्सक्रिप्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट, जिसको बोलते हैं एक मंथली फीस आता है, जैसे सब्सक्रिप्शन हम लोग कहते हैं मेंबरशिप फीस इज सब्सक्रिप्शन। स्कूल के लिए ट्यूशन फीस इज ए वन टाइप ऑफ इनकम, इज अ मेन इनकम फॉर द स्कूल। की मेन इनकम कहां से आता है, ट्यूशन फीस से। स्टूडेंट आर पेइंग टू द स्कूल एज ए ट्यूशन फीस, दैट इज द मेन इनकम। बाकी अदर इनकम बहुत सारे होता है छोटा मोटा, बट द मेन इनकम इज द ट्यूशन फीस। सिमिलर वे में किसी भी क्लब में, किसी भी लाइब्रेरी में जितना भी मेंबर है, सपोज एक लाइब्रेरी में 100 मेंबर आर देयर, each member paying every month, मतलब per month 500 rupees, तो 500 into 100 50,000 rupees उसकी मंथली इनकम हो जाता है। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ इनकम ऑफ दी इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसको याद रखोगे। सब्सक्रिप्शन का बात वहां पे भी वही है, एडजस्टमेंट दे रहा है। ये जो एडजस्टमेंट दे रहा है, ये एडजस्टमेंट ईच एंड एवरी इनकम में भी आएगा, ईच एंड एवरी एक्सपेंस में भी आ सकता है। तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा पॉइंट करके, उसमें तुम लोगों को इजी लगेगा। नाउ जस्ट मैं अभी हेडिंग को डिफाइन कर रहा हूं। उसके बाद देखो एंट्रेंस फीस, एंट्रीज फीस। एंट्रेंस फीस मींस एंट्री फीस। हम कहीं पे भी एंट्री लेते शुरू में, तो यू हैव टू पे सम मनी, दैट इज कॉल्ड द एंट्रेंस फीस। इट इज ए रेवेन्यू नेचर। उसके बाद देखो जनरल डोनेशन। मैंने अभी भी बोला कि जो हम लोग मंदिर में क्या पैसे देके आगे, इज कॉल्ड द जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा, पर्टिकुलर नाम बोल के हम डोनेशन करेंगे तो मेरा लाइब्रेरीज में जाके क्रिएट होगा, नॉट इन इनकम साइड। ये ध्यान रखोगे, जनरल डोनेशन। उसके बाद आ रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट। हॉल रेंट मतलब सपोज कोई बड़े क्लब है, उसके पास एक कम्युनिटी हॉल है, उनको किसी शादी में रेंट दे दिया, किसी के बर्थडे पार्टी में रेंट में दे दिया, तो दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो उस इनकम को भी हम यहाँ पे लेंगे।
हॉल रेंट, लॉकर रेंट, बैंक में देखोगे जो लॉकर रेंट, कभी कभी आज के दिन में बहुत सारे बड़े बड़े क्लब होता है, उस क्लब में लॉकर रेंट भी दिया जाता है। लॉकर रेंट मीन्स सपोज स्विमिंग करने के लिए तुम वहां पे जाओ तो तुम्हें एक लॉकर प्रोवाइड किया जाएगा, एक वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, एंड की विल बी विथ यू एंड यू हैव टू पे सम मनी एज ए फीस फॉर द मंथ। तो दैट इज ए लॉकर रेंट। लॉकर रेंट के थ्रू भी एक इनकम आता है। सन्ड्री एंड मिसलेनियस रिसीप्ट एंड the drama received or not the net of the expenses, profit on sale of fixed asset। यहाँ पे देखो depreciation and loss on sale of fixed asset, income expense साइड में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रिसीट साइड में जाएगा। एंड मैंने ड्रामा जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे क्लब होता है, उनके अंदर एक ड्रामा कंपटीशन चलता है, उसमें कुछ इनकम भी होता है, कुछ खर्चा भी होता है। या तो हम नेट अप करके लेके चलेंगे, या तो एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, इनकम को इनकम में डालेंगे, ऑटोमेटिक वो नेट अप हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले रिसीट एंड पेमेंट आएगा एंड देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, उसके बाद आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आई विल डिस्कस सम द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखना। रिसीट एंड पेमेंट की नेचर को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज एन एसेट अकाउंट। मैंने पीडीएफ दिया, पीडीएफ देख लो। इट इज एन एसेट अकाउंट, देयरफॉर द इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू द डिक्रीज इन एसेट इज द क्रेडिटेड। नेक्स्ट द कैपिटल एंड रेवेन्यू, मैं ऑलरेडी बोल दिया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज इन्वॉल्व विद द रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट as well as the revenue payment and capital payment। Second point मैं जो मैं डिस्कस किया, basis of accounting, it is a maintain a cash basis accounting। मैं वो भी डिस्कस कर दिया, that to be proved कि cash basis accounting, कैश जो मेरा रिसीव होगा, चाहे वो आज का हो, yesterday का या tomorrow का, all are received to be here। या पेमेंट मैं आज का पेमेंट कर रहा हूँ, yesterday का पेमेंट कर रहा हूँ, या नेक्स्ट डे का पेमेंट कर रहा हूँ, all payment to be arrived here। Next point is the no treatment of adjustment। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट नहीं होगा, खाली कैश ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट होगा। कैश आया लिखेंगे, कैश चला गया लिख देंगे। एडजस्टमेंट किसको बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, डेप्रिसिएशन, दैट आर एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट सारे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नेचर मतलब रिसीट एंड पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ। दैट इज द नेक्स्ट इज द पीरियड, पॉइंट 5 पीरियड। द इट cover all the cash transaction in an accounting year। मैं पहले ही बोल दिया कि हमने ऊपर लिख रहा for the year ended 31st March 2020-21। Next, cash and bank balance, it start with the opening। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, receipt and payment start with the opening balance of cash and bank and close with the closing balance of cash and bank। वही चीज यहाँ पे mention हो रहा है। And last में purpose, it aim to show the total of all cash book transaction under a different head। It's give the brief idea about the cash positions of any organization। This is the features of the receipt and payment account। Now come to the point of income and expenditure account। The features, first feature, what is that? The nature of account, it is a revenue nature or revenue account only। मैं बार बार इसलिए बोला हूँ, यहाँ पे कैपिटल की कोई एंट्री नहीं आएगा, खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रॉफिट लॉस में क्या करते थे? सैलरी ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, नीचे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग था, एक्रूड था, तो एक्रूड को जोड़ते थे, आउटस्टैंडिंग को माइनस करके नेट फिगर निकालते थे। सेम ट्रीटमेंट विल बी डन बाय इन हियर। That means this is a accrual basis। Suppose हमें रेंट मिला 11 महीने की, एक साल में कितना होता है? 12 मंथ। तो हम लोग क्या करते थे? उस अमाउंट को 11 से डिवाइड करके एक मंथ निकाल के जोड़ देते थे। That is called the adjustment। That adjustment treatment will be used in income and expenditure account, not in receipt and payment account। इस बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, याद रखना, जो when we are going to start the not for profit organizations। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला? थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोल रहा है कि द पीरियड द सेम। यहाँ पे कैसे 1 ईयर के पीरियड होता है, यहाँ पे भी सेम 1 ईयर के पीरियड होगा। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग में यहाँ पे आइदर डेफिसिट विल बी अराइव्ड और सरप्लस विल बी अराइव्ड। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बीडी एंड क्लोजिंग बैलेंस सीडी था, यहाँ पे आएगा
either it is surplus, profit and loss है तो सोच के देखो, either it arrived as a net profit or it is a net loss. That's instead of net profit and net loss, we are writing in income and expenditure account as a surplus and deficit. And next is the closing balance, और मैं बोल दिया adjustment. यहाँ पे adjustment आएगा, मैं अभी भी डिस्कस किया. आउटस्टैंडिंग होगा, ऐड कर देंगे, accrued या एडवांस रिसीव किया, माइनस कर देंगे. डेप्रिसिएशन का जो पार्ट होता है, सेम कैलकुलेशन एज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन क्लास 11. द सेम डेप्रिसिएशन पार्ट विल बी अराइव्ड हियर, डेबिट साइड में आएगा. ध्यान रखोगे इस चीज की. लास्ट में कैपिटल एंड रेवेन्यू item, it includes only the revenue item. Very important line, mark it. It is include only the revenue item. Therefore, it does not include the capital expenditure and capital receipt. So, this is the accounting process of not-for-profit organizations. We start receipt and payment account. ये तुम्हें दिया जाएगा. इसके बाद कुछ adjustment होगा जैसे हम लोग क्लास 11 में किए थे. You have to prepare what? The income and expenditure account and balance sheet. अब इसके आगे एक टॉपिक और भी तुम्हें देने पड़ेंगे. You have to prepare the opening balance sheet जो हम लोग सिंगल एंट्री में किए थे. याद रखना, सिंगल एंट्री में हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट करके एक चार्ट की ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके बाद नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाए थे. यहाँ पे भी सेम चीज. मैं धीरे धीरे आगे जाऊंगा, एक साथ जाने से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. तो ये प्रोसेस को एक बार वेरी सिंपली 2-3 बार लिसन कर लो एंड पीडीएफ फाइल को थोड़ा सा देख लो साथ बाय साथ. तो आई थिंक इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा. देन वी एंटर इन द प्रॉब्लम सम वन आफ्टर अनदर. थैंक यू.